अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मनान। आप इनको एमराद और कॉन्फ्लिक्ट कार्ड के नाम से जानते हैं। इनके साथ आज एक अहम मुद्दे पर गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ जुड़े रहिए। मनान साहब, हाल ही में पाकिस्तान के कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज की जानिब से सैटेलाइट इमेजरी शाया की गई है। इस इमेजरी के अंदर वाज़ेह देखा जा सकता है कि हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की जानिब से भारत की बेसिस का काफी बड़े पैमाने पर नुकसान किया गया है। उसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हैं, वो ऑडियंस को बताएं। सबसे पहले अगर सैटेलाइट इमेजरी की बात करें तो ये सैटेलाइट इमेजरी पहली तो मिसकंसेप्शन ये है कि ये ऑफिशियल सोर्सेज से आई है। पहली चीज कि सैटेलाइट इमेजरी अभी तक ही ऑफिशियल सोर्स से नहीं आई और ना ही पाकिस्तान का कोई नैरेटिव था इस तरह का कि हम ऑफिशियली सैटेलाइट इमेजरीज आपको देंगे। पाकिस्तान का सिंपल एज दैट नैरेटिव ये था कि हम जब अटैक करेंगे तो हमें अनाउंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेशनल मीडिया खुद अनाउंस करेगा। और इसीलिए पाकिस्तान अपनी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग दिखाई थी, जिसमें इवन उधमपुर और बाकी एरियाज पर मिसाइल्स वगैरह गिर रहे थे। अब जहां तक ये सैटेलाइट इमेजरी की बात है, ये बेसिकली अब कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये सैटेलाइट इमेजरी है, जिसमें सिर्फ ये अमृतसर एयरबेस और अमृतसर के कैंट की हैं। अमृतसर कैंट का जो हेडक्वार्टर है उससे मुल्का एक पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ फतह 1 मिसाइल लगा होगा। इसी तरह जो अमृतसर की एयरबेस है, यहाँ बेसिकली पर्टिकुलर कोई फाइटर स्क्वाड्रन तो नहीं, बल्कि यहाँ हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन और अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स होते हैं, प्लस ये रेडार बेस है बेसिकली। तो यहाँ बड़े हैंगर्स डिस्ट्रॉय हुई हैं, उनकी कंप्लीट सैटेलाइट इमेजरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। एज वेल एज आपको यहाँ छोटे हैंगर्स या जिन्हें हम रेडार साइट्स कह देते हैं, या जहाँ एयर डिफेंस सिस्टम्स रखे होते हैं, वो भी डिस्ट्रॉयड आपको देखने को मिलेगी। ये तो वो बड़े इम्पैक्ट हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, प्लस उसके साथ साथ ऑन ग्राउंड आपको कुछ छोटे इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे। इसको आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के जो यीहा 3 ड्रोन्स जो पाकिस्तान ने लॉन्च किए थे इंडिया की मल्टीपल एयर बेसिस पर, वो यहाँ गिरे हैं। और ऑन ग्राउंड अगर कोई व्हीकल थी, कोई दूसरा इस तरह का इक्विपमेंट था, सपोज के कोई स्पोर्टिंग इक्विपमेंट था जो रेडार के लिए या किसी दूसरे अनमैन्ड एरियल सिस्टम के लिए यूज हो रहा था, वो डिस्ट्रॉय किया गया। तो इससे एक चीज तो समझ आ जाती है कि ये सिर्फ अमृतसर एयरबेस और अमृतसर कैंट में इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स और इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया है। अब इसी तरह आप ये समझे कि अगर बाकी एयरबेसेस और बाकी जो कैंट्स हैं, फिर राजौड़ी और उड़ी के जो वेपन डिपोज हैं, उनकी अगर इस तरह सैटेलाइट इमेजरी आएंगी तो वो इंडिया के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। आप इस चीज को समझ लें कि 8 और 9 मई के दरमियान ही पाकिस्तान ने ऑफिशियली इंडिया के फाइटर जेट्स के मलबे दिखा दिए थे और 15 से ज्यादा जो इंडियन पोस्ट डिस्ट्रॉय की थी उनकी वीडियोस दिखा दी थी। तो फिर जाहिर बात है इंटरनेशनली भी आप पर थोड़ा सा प्रेशर होता है कि अब आप थोड़ा सा रिस्ट्रेंट कम जाहिरा करें, सब कुछ ही एक दफा आप रिलीज ना कर दें। तो अभी भी ये जितनी भी सैटेलाइट इमेजरी है वो सिर्फ अमृतसर की है, अमृतसर एयरबेस और अमृतसर कैंट की। अगर हम मनान इस सारे सिनेरियो को देखें, इस सारे ऑपरेशन के अंदर भारत की जानिब से एक मर्तबा भी ये एडमिट नहीं किया गया कि पाकिस्तान ने उनकी बेसिस को निशाना बनाया या भारत की बेसिस का कुछ नुकसान हुआ। जबकि इसहाक डार की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह एडमिट किया गया, ये कबूला गया, ये माना गया कि नूर खान एयर बेस के ऊपर कुछ नुकसान उठाया है पाकिस्तान की जानिब से। इसमें आप क्या देखते हैं, क्या ये हमारा फेलियर है पॉलिसी के तौर पर, या इसके पीछे पसे पर्दा कुछ और कहानी है? देखें, इसमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमने इवन जब इंडिया ने मिसाइल अटैक किया था 9 से 10 मई के दरमियान, हमने तभी मान लिया था कि हमारी इन पर्टिकुलर एयर बेसिस पर एक एक दो दो मिसाइल आके हिट हुए हैं। बट हमने ऑलमोस्ट 80 to 90% इंडिया के मिसाइल अटैक्स को इंटरसेप्ट कर दिया था, रोक लिया था। तो सच मानने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। और पाकिस्तान के बारे में अगर इंडिया ये कहे कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने नूर खान एयरबेस पर अटैक तस्लीम कर लिया, तो मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी चीज है जो कोई ब्रेकिंग न्यूज बना देगी। और यही वजह है कि इंडिया इन चीजों को ज्यादा उछाल भी नहीं सकता, बिकॉज पाकिस्तान खुद मान चुका है कि नूर खान बेस पर 2 मिसाइल्स हिट हुए। 10 के करीब इंडिया ने प्रोजेक्टाइल्स फायर किए थे, पाकिस्तान ने 8 को रोका। और उनमें स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स भी थे, स्कैल्प पीजी, प्लस ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स भी थे। और ये पाकिस्तान ने तमाम इंटरसेप्शंस की, और उनकी कुछ फुटेजेस भी हैं, वो जब एडिट की जाएगी ये पूरी पॉडकास्ट तो वो लग जाएंगी। अब जब आप ऑलमोस्ट 80% तक इंटरसेप्शन कर लेते हैं तो
प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि एक से दो मिसाइल स्नीक आउट करके लग जाते हैं, तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसे फेलियर के तौर पर कंसिडर करें। और देखें, इंडिया इस चीज को क्यों नहीं मान सकता, उसके सिंपल सी रीजन ये है कि इंडिया की ईगो। हालांकि जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया की तरफ से, उसमें इंडियन कर्नल सोफिया, उन्होंने खुद माना था कि एटलीस्ट 4 एयरबेसेस प्लस दूसरा जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वहां इक्विपमेंट प्लस इंडिया के जो पर्सनल है उनको हानि पहुंची, सॉर्ट ऑफ नुकसान पहुंचा है। अब जब कर्नल सोफिया ने ये बात की थी तब बीजेपी के ही लीडर्स थे जिन्होंने कर्नल सोफिया को इस बात पर डिफेम किया, मिलाइन किया था कि वो एक मुसलमान है तो वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रही है। और इस चीज को वो आज तक छुपाते रहे हैं कि हमारा तो कुछ भी हुआ ही नहीं। और इवन इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उन्होंने यहां तक कहा हुआ है कि पाकिस्तान की मिसाइल स्ट्राइक्स में एक ग्लास तक नहीं टूटा था। तो मेरा ख्याल है ग्लास तो खैर नहीं टूटा, लेकिन जो कुछ टूटा है वो अब उसके सबूत आ चुके हैं। यहाँ अवाम के माइंड में एक सवाल उजागर होता है, एक सवाल अवाम पूछना चाहती है, और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान की जानिब से जो भारतीय मिसाइल्स थे या भारतीय ड्रोन्स थे उनको तो इंटरसेप्ट कर लिया गया और उनको नाकारा भी बना दिया गया, मुकाबला भी किया गया, लेकिन क्या पाकिस्तान ये सकत रखता है, पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो इसराइल की जानिब से जो एयर डिफेंस है उसको उसका मुकाबला कर सके या उनके मिसाइल्स को नाकारा बना सके, उनका मुकाबला किया जा सकता है? अब यहाँ कोई एब्सोल्यूट आंसर तो नहीं दिया जा सकता कि पाकिस्तान के मिसाइल्स इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं या नहीं, बट यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल चीजों को समझना होगा। पाकिस्तान का जो रकबा है वो 8 लाख मरबा किलोमीटर से ज्यादा है। उसके मुकाबले में इसराइल का जो रकबा है वो सिर्फ 20,000 मरबा किलोमीटर या उससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो पाकिस्तान की निस्बत इसराइल बहुत 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 छोटा मुल्क है। उस छोटे से मुल्क को भी प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास आयरन डोम है, देन उसके बाद डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स आते हैं, फिर एरो 2 एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम्स आते हैं, और उसके बाद उनके पास इवन दूसरे मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम, सॉर्ट ऑफ अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स भी वहां मौजूद होते हैं उस छोटे से एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर भी ईरानियन मिसाइल्स को वो 100% रोक नहीं पाए थे। ईरान के मल्टीपल मिसाइल्स ने इसराइल को हिट किया था। तो अगर आप उसे पाकिस्तान या इंडिया के पैराए में देखें तो पाकिस्तान इंडिया का जो रकबा है वो बहुत बड़ा है। तो एयर डिफेंस सिस्टम की यहाँ सेचुरेशन या एयर डिफेंस सिस्टम उतनी बड़ी तादाद में प्रैक्टिकली डिप्लॉय करना भी बहुत मुश्किल है, और ये समझना कि उस तरह एयर डिफेंस सिस्टम काम करेगा वो भी थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। बट हाँ, अगर प्रैक्टिकल बुनियादों पर बात की जाए तो जी हाँ, पाकिस्तान के पास मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल बेस्ड टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो इवन इंडिया के खिलाफ भी यूज किए गए। और इंडिया के पास जो एमआर सैम्स है जो इनकी मल्टीपल एयर बेसिस पर भी हैं, और इवन अमृतसर एयर बेस जिसकी अब सैटेलाइट इमेजरी आई उस पर भी बहुत बड़ी तादाद में ये मौजूद है, वो नहीं रोक पाए। यहाँ तक कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक दिलचस्प चीज बता दूं कि ईरान ने जब हाइफा पोर्ट पर अटैक किया इसराइल में, तो हाइफा पोर्ट पर डिप्लॉय थी इजरायली नेवी, और इजरायली जो कॉर्वेट्स और फ्रिगेट्स थी वो यूज कर रही थी बराक 8 मिसाइल्स, सेम वही मिसाइल जो इंडिया के एमआर सैम्स यूज करते हैं, उन्हें भी वैसे बराक 8 ही कह देते हैं। इजराइल की अपनी रिपोर्ट्स हैं कि वो बराक 8 मिसाइल्स सिर्फ 8 लो स्पीड ड्रोन्स को रोक पाए थे, एक भी ईरानियन मिसाइल को नहीं रोक पाए थे। तो मेरा ख्याल है वहीं से हमें जवाब मिल जाता है कि अगर वो ईरानियन मिसाइल्स को नहीं रोक पाए तो पाकिस्तानी मिसाइल्स को भी उस तरह इंटरसेप्ट कर पाना लिमिटेड हद तक ठीक है, बट अगर सैल्वोज फायर होते हैं तो उनको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। मनान, लास्ट क्वेश्चन अवाम की जानिब से लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि एक सवाल जो कि आम अवाम के माइंड में पनपता है वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से तो वाज़े बर्तरी देखने को मिली भारत के ऊपर इस सारे सिनेरियो के अंदर। पाकिस्तान की जानिब से जो मिसाइल दागे गए उसने भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचा भारत की बेसिस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर भारतीय मिसाइल्स की जानिब से भी कुछ ऐसी बेसिस को हिट किया गया जिससे पाकिस्तान को भी कदरे कम लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान से कौन सी ऐसी भूल हुई, कौन सी ऐसी चूक हुई कि पाकिस्तान उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट ना कर सका, या इसके पीछे क्या असबाब हो सकते हैं? अब मेरा ख्याल है मैं दूसरे तीसरे क्वेश्चन में इसका जवाब दे चुका हूं, बट प्रैक्टिकली जैसे मैं पिछली वीडियोस में मैंने ये बात की है कि इंडिया के मिसाइल्स के सेल्वोस पाकिस्तान की तरफ आए या पाकिस्तानी मिसाइल्स के सेल्वोस इंडिया की तरफ जाएं,
ये पॉसिबल ही नहीं है कि 100% एक मुल्क दूसरे मुल्क के अटैक्स को रोक ले। उसकी वजह यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, एक तो दोनों मुल्कों का रकबा अच्छा खासा है, इंडिया का तो खैर हमसे भी ज्यादा रकबा है, बहुत बड़ा मुल्क है। तो वहां अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज इनग्रेस कर रही है उनके बॉर्डर में, तो वो उसी वक्त उसे इंटरसेप्ट कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर पाकिस्तानी साइड पर बात करें तो हमारे पास नंबर वाइज भी एयर डिफेंस सिस्टम काफी कम थे, बट स्टिल हमने प्रैक्टिकल उस रियल में रहते हुए भी सॉफ्ट किल्स परफॉर्म की। यहां तक कि यूक्रेन रशिया वॉर में भी रशिया अभी तक कोई सॉफ्ट किल परफॉर्म नहीं कर पाया। हमने सॉफ्ट किल्स परफॉर्म की, यानी कि इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स आ रहे थे, हमने उनकी जीपीएस गाइडेंस में खराबी पैदा की, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट पर गिरने की बजाय या तो वो टारगेट से आगे ईरानियन बॉर्डर की तरफ चले गए, या वो अपने टारगेट से इधर उधर गिर गए, और मल्टीपल ऐसे इंपैक्ट्स देखे भी गए। और उसकी पाकिस्तान ने रडार इंजरीज भी रिलीज की। प्लस उसके साथ साथ पाकिस्तान ने हार्ड किल्स भी अचीव की, जो कि आपके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू होती हैं, कि आपका सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जाके एनिमी के आने वाले मिसाइल से टकराता है और उसे अपने टारगेट पर गिरने से पहले तबाह कर देता है। तो हमने सॉफ्ट किल्स प्लस हार्ड किल्स अचीव की। और इंडिया के अपने जो क्लेम्स हैं कि उन्होंने 50 मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ फायर किए, प्लस 80 ड्रोन्स। अब 80 में से 79 ड्रोन्स पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किए, और जो 50 मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ फायर किए गए थे उनमें से मैक्सिमम 8 मिसाइल्स पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयर बेसिस पर आके हिट किए थे। बाकी जितने भी इनकमिंग मिसाइल्स थे, चाहे वो ब्राह्मोस हों, चाहे वो स्कैल्प ईजी जैसे स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स हों, पाकिस्तान ने उन्हें इंटरसेप्ट किया इजीली। और प्रैक्टिकली ये मेरे नजदीक एक अच्छा इंटरसेप्शन रेट है, गिविंग द फैक्ट दैट कि अभी हमारा HQ-9B भी उस तरह ऑपरेशनल नहीं है, प्लस जो हमारे एक्स्ट्रा एयर डिफेंस सिस्टम्स चाइना की तरफ से आने हैं, तुर्की की तरफ से आने हैं, वो भी अभी उस तरह डिलीवर नहीं हुए। तो कम एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हुए भी प्रैक्टिकल बेसिस पर हमने अच्छा परफॉर्म किया, बट ऑब्वियसली फ्यूचर में हमें मजीद एयर डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत सी आपके माइंड में जो क्वेरीज थी वो क्लियर हुई होंगी। नए एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मजीद ऐसी पॉडकास्ट के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।